आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीकाकरण के बारे में कि टीकाकरण क्या होता है, ये कैसे काम करता है और भारत में टीकाकरण से संबंधित कौन-कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो बीमारी होती है, जो वायरस या जीवाणु किसी से भी जो बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी, उसका एक छोटा-सा निष्क्रिय पार्ट लेकर उस बीमारी का छोटा-सा निष्क्रिय पार्ट लेकर भाग लेकर उसको हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो इंजेक्शन जो होता है वो चाहे इंजेक्शन के थ्रू मतलब प्रविष्ट जो हमारे शरीर में होता है टीका, वो चाहे इंजेक्शन के थ्रू हो, चाहे हम लोग को ओरल यानी कि हमारे मुंह के थ्रू दिया जा रहा हो। तो टीकाकरण में क्या होता है कि जो बीमारी है उसका एक निष्क्रिय पार्ट लेते हैं और हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर होता है WBC, जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो WBC क्या होता है, तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और एंटीबॉडी के पास सारी यानी WBC के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ये बीमारी ऐसी है, इससे इस तरीके से निपटना है। भविष्य में अगर वो बीमारी सक्रिय होकर भी अगर हमारे शरीर के अंदर आने का प्रयास करती है किसी भी माध्यम से, तो जो हमारी एंटीबॉडी में इंफॉर्मेशन पहले से बनी हुई है उस बीमारी के खिलाफ, तो WBC तुरंत क्या करता है कि ठीक है, आप आओ, बीमारी अंदर आओ, मेरे पास तो पहले से इंफॉर्मेशन है, मैं आपको मार गिराऊंगा। क्योंकि बीमारी की सारी रणनीति की वो कैसे काम करेगी, कहाँ इफेक्ट करेगी, WBC के पास क्या है, टीकाकरण हमने पहले ही करवा लिया था, तो हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि हमारी भारतीय सेना काम करती है। भारतीय सेना क्या काम करती है, हमारे देश को बचाती है। कैसे बचाती है, जो बाहर से जो दुश्मन हमारे देश के अंदर आ रहे हैं उनसे बचा रही है। बाहर के जो भी दुश्मन है, जब वो देश के अंदर आने वाले होते हैं तो भारतीय सेना के पास पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती है, उनके गुप्त सूत्रों से या कहीं से भी, या फिर ऐसा दुश्मन जो नए तरीके से भारत की सीमा के अंदर घुसना चाह रहा है, तो जब वो घुसता है तो भारत के सैनिकों को तो पता चल ही जाता है और उसमें युद्ध भी होता है, तो कभी कभी हमारे सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन उस युद्ध से हम लोग ये सीख ले लेते हैं कि हाँ, ये भी तरीका हो सकता है भारत के अंदर दुश्मनों के घुसने का। तो हमारी जो सेना होती है उस वो अपनी रणनीति बनाती है कि अच्छा, ये भी एक नया तरीका, चलो इसके खिलाफ भी हम रणनीति बना लेते हैं। आगे से इस रास्ते से कोई आया तो उसको हम मार गिराएंगे बिना अपना एक भी सैनिक गवाए। तो उसी तरह जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी जब हमें टीका लगा दिया जाता है किसी भी बीमारी का, ठीक है, वैक्सीनेशन कर दिया जाता है, तो हमारी बॉडी में भी उस बीमारी की सारी इंफॉर्मेशन एंटीबॉडी के रूप में बन जाती है। एंटीबॉडी ये जानती है कि ये बीमारी आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी, किस पार्ट को इफेक्ट करेगी। तो एंटीबॉडी के पास जब पहले से सारी इंफॉर्मेशन है, तो जैसे ही ये बीमारी विकराल रूप धर के हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो उस समय एंटीबॉडी पहले से अपना हथियार लेके तैयार रहती है। जैसे अंदर आता है इसको मार गिराती है और हमारी बॉडी को इसके इफेक्ट से यानी इसके दुष्प्रभाव से बचा लेती है। अब बात करते हैं कि टीकाकरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम था कि टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के नाम के रूप में शुरू की गई थी। अब भारत सरकार ने फिर एक ये देखा कि बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को समय से टीका नहीं लग पाता है, तो उसके लिए उन्होंने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिशन इंद्रधनुष। अब इस मिशन का क्या काम है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसको डिनोट करता है, जो आसमान में जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष उगता है, उसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग का मिलकर इंद्रधनुष बनता है। तो ये भी जो टीकाकरण है, ये 7 बीमारियों से बच्चों को बचाता है, इसलिए इसे मिशन इंद्रधनुष कहा जाता है। अब इस मिशन के अंतर्गत क्या होता है कि डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन 7 बीमारियों को रोकने के लिए टीका लगाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो इसे ही मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। अब बात करते हैं कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम,
ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के टीके लगते हैं, जैसे कि BCG का टीका लगता है। BCG का मतलब होता है बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये क्या करता है कि शिशुओं को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और जो संक्रामक टीबी बीमारी है उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। और ये जन्म के यानी जैसे बच्चा पैदा होता है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, 1 दिन या 2 दिन या 72 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है OPV का टीका लगता है। OPV का भी टीका जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। ये भी क्या होता है कि ये 6, 10 और 14 सप्ताह के अंदर बच्चों को दे दी जाती है, और इसका बूस्टर खुराक 2 साल बाद यानी 24 महीने के उम्र में दी जाती है। अब इसको वैक्सीन देने का तरीका क्या है? जो OPV है ये ओरल यानी मुंह के द्वारा दी जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो वैक्सीन होती है वो 2 तरीके से दी जाती है। एक होता है इंजेक्शन के माध्यम से, एक होता है कि हम लोग सीधे ओरल यानी मुंह के माध्यम से बच्चे को पिला दिया। ठीक है, जैसे कि पोलियो। पोलियो का भी क्या होता है, टीका कैसे लगाया जाता है कि पिलाया जाता है? पिलाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर पे लोग आते होंगे बॉक्स लेके कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है कि नहीं है, अगर है तो लाइए उसको हम पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। अगर नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, तब भी चले जाते हैं और आपके जो बाउंड्री होती है, जो बाहर घर की बाउंड्री वॉल होती है, उस पर चौक से कुछ लिख के जाते हैं कि हाँ इनके यहाँ टीकाकरण हो गया या इनके यहाँ बच्चा नहीं है, हमने टीकाकरण नहीं किया, ऐसा कुछ वो अपने कोडिंग में लिख के जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है, इसमें लीवर का संक्रमण होता है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और बहुत ज़्यादा यानी जो मृत्यु दर है हेपेटाइटिस बी की वजह से बहुत ज़्यादा है बच्चों में। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगना चाहिए। अब हेपेटाइटिस बी क्या होता है? ये हेपेटाइटिस बी के वायरस संक्रमण से बचाता है। अब ये टीका जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके लगा दिया जाए। फिर इसके बाद इसके कई स्टेप भी हैं, बूस्टर आता है, वो बूस्टर भी लगवाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से इसको लगवाया जाता है। फिर वैक्सीन देने का तरीका, अब ये अंतरापेशी इंजेक्शन जांग में लगाई जाती है। अब वैक्सीन भी क्या होती है, कई जगह लगाई जाती है। कुछ वैक्सीन हमारे बच्चों के जांग में लगाई जाती है, कुछ दाहिने जांग में लगाई जाती है, कोई बाएं जांग में लगाई जाती है, कोई बाएं हाथ में लगाई जाती है, कोई दाएं हाथ में लगाई जाती है। तो अलग अलग जगह उसका निर्धारित है। अब ये जगह कैसे निर्धारित हुआ है? क्योंकि पहले भी वैक्सीन ये लगती रही हैं। तो पहले ऐसा हुआ था कि ये एक ही जगह पे लोग लगा देते थे, जिससे बच्चे के अंदर मतलब दिक्कत हो जाती थी, उसको और बीमारियां हो जाती थी, उसको बुखार आ जाता था। इसलिए फिर इसके ऊपर शोध हुआ, फिर ये अलग अलग जगह पे इसको निर्धारित किया गया डॉक्टरों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा कि इसको यहाँ पे लगाना है, इतने समय बाद लगाना है। ठीक है, ये गाइडलाइन फिर जारी हुई। फिर आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या होता है कि इसमें 5 बीमारियों की वैक्सीन जो होती है वो एक ही साथ लगाई जाती है। ये संयुक्त वैक्सीन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो मतलब संयुक्त वैक्सीन कहलाती है या 5 बीमारियों से बचाती है। ठीक है, या पेंटावेलेंट वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी से नहीं बचाती है? तो वहां पे मान लीजिए कि जो 5 बीमारियां हैं इनके अलावा कोई एक बीमारी और दे देगा, तो आपको वो पहचानना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है ये डिप्थीरिया, टिटनेस, पुटरसिस, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने की संयुक्त वैक्सीन है। वैक्सीन देने का समय क्या होता है? इसकी 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह के आयु में दी जा सकती है। वैक्सीन देने का तरीका क्या है? अब देखिए, मैंने जैसा बताया था कि पेंटावेलेंट वैक्सीन बाई मध्य जांग के आगे व बाहरी हिस्से में इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर, अंतरापेशी मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में इंजेक्शन देके दी जाती है। फिर आता है रोटा वायरस वैक्सीन। ये भी बहुत मतलब प्रभावित करती है बच्चों को, ये बीमारी बहुत तेजी से प्रभावित करती है। इस वैक्सीन का भी लगना बहुत जरूरी होता है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RVV वैक्सीन, यानी कि R से होता है रोटा, V से होता है वायरस और अगले V से होता है वैक्सीन, यानी RVV का तात्पर्य है रोटा वायरस वैक्सीन। यह वैक्सीन शिशुओं में डायरिया के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। अब ये क्या होता है कि इसको मुंह के रास्ते दिया जाता है, यानी मुंह में क्या करते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है वैसे इसको दिया जाता है। फिर आता है PCV न्यूमोनोकॉकस संयुग्म टीकाकरण। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी ये जो वैक्सीन होती है ये जांग में दी जाती है। ठीक है, अगर जैसे कि ऊपर जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है अगर उसको दाई जांग में लगाया गया है तो PCV को बाई जांग में लगाया जाता है। यानी पेंटावेलेंट वैक्सीन जिस जांग में लगी है उस थाई में या उस जांग में
पीसीवी वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। फिर आता है FIPV। FIPV क्या है? ये पोलियो का टीका है, निष्क्रिय पोलियो का टीका है। इसको क्या करते हैं, इसको इंजेक्शन के द्वारा दाहिने बाह में, यानी कि जो आपका हाथ, दाहिना हाथ है, उसमें ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मीजल्स या MR वैक्सीन। ये क्या करती है? ये बच्चों को रूबेला या मीजल्स से बचने के लिए दी जाती है, ठीक है। ये भी एक तरह की संयुक्त वैक्सीन है, ठीक है, जो 2 बीमारियों से बचाती है। और मीजल्स वैक्सीन को भी दाहिनी बाह के ऊपरी हिस्से में दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। फिर जेई का टीका। जेई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई आप लोग, जो लोग गोरखपुर में रहते होंगे, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जेई का टीका क्या होता है। जेई का टीका होता है, जिसे जेई का फुल फॉर्म कहते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इससे छोटे बच्चों में बहुत प्रभावित करता है ये बीमारी, और इससे बच्चे बहुत ज्यादा मर भी जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर बच्चों को दी जाती है, और दूसरी खुराक जो 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। इसे कहाँ लगाया जाता है? इसका इंजेक्शन लगता है और त्वचा के ठीक नीचे लगाया जाता है। फिर आता है DPT बूस्टर। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि इसमें 3 बीमारियां हो सकती हैं। डी से मतलब होता है डिप्थीरिया, पी से होता है प्यूटोरसिस, और टी से होता है टिटनेस। ये भी एक संयुक्त वैक्सीन है। जैसा पेंटावायरस एक संयुक्त वैक्सीन है, और इसके ऊपर जो जेई के ऊपर मैंने एक वायरस आपको बताया था, ठीक है, वो भी, जिसमें कि मीजल्स और किसका दिया जाता है, मीजल्स और रूबेला का संयुक्त वैक्सीन यानी MR वैक्सीन जो होता है, ये भी संयुक्त वैक्सीन, और DPT भी क्या है, संयुक्त वैक्सीन है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वैक्सीन नहीं है? दे देगा DPT, MR वैक्सीन, पेंटा पेंटा वैक्सीन, ठीक है। फिर दे देगा मान लीजिए जेई वैक्सीन। तो आपको क्या लगाना होगा? जेई वैक्सीन। तो यहाँ पे जो जेई वैक्सीन है वो क्या है? वो संयुक्त वैक्सीन नहीं है। संयुक्त वैक्सीन का मतलब क्या है? एक से अधिक बीमारियों से बचने, लड़ने के लिए क्षमता देना बच्चों के अंदर। तो DPT का जो टीका होता है वो 3 बीमारियों से, डिप्थीरिया, पुटोसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस से बचाने का काम करती है। अब ये क्या होती है? वैक्सीन 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे DPT की पहली खुराक कहते हैं। और जो बूस्टर होता है, जो मेन, जो इसका जो हाई अमाउंट का वैक्सीन होता है, वो बूस्टर खुराक होता है, ठीक है। और दूसरी बूस्टर खुराक क्या होती है? 5 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है, जिससे इसका पूरा जो टीकाकरण है वो पूरी सफलतापूर्वक हो जाता है। कहीं आपने ऐसा भी कहीं देखा गया है कि जो DPT की वैक्सीन है, लोग बच्चों को शुरू में लगा देते हैं, लेकिन जब 5 से 6 साल होता है, काफी समय बीत चुका होता है, तो वो लगवाना भूल जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता DPT जो जिस बीमारी से बचा रही है उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए जो भी कोर्स है, दवाई या टीके का जो भी कोर्स है, वो हमको पूरा करना चाहिए। फिर आता है TT यानी टिटनेस का इंजेक्शन। टिटनेस टोक्सावाइड वैक्सीन का इंजेक्शन जो लगता है बच्चों में। जैसे आप लोग देखोगे बचपन में, आप लोग छोटे में रहे होंगे, गिर पड़ गए होंगे, चोट लग गई होगी, तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है? टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है। कहते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो टिटनेस की बीमारी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में भी ये टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, वो गर्भवती माँ के खून के द्वारा ही क्या करता है? अपना एनर्जी देता है। और टिटनेस का जो संक्रमण होता है वो खून में ही फैल गया अगर माँ के, तो बच्चे को भी लग जाएगा, और बच्चे का गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को भी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसमें आता है कि एक और इंजेक्शन देते हैं, रेबीज का इंजेक्शन। रेबीज का इंजेक्शन कब देते हैं? कि जब बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सब काट लेते हैं, तो उनमें जो, अगर उनके लार में जो रेबीज के वायरस होते हैं, अगर वो हमारे शरीर में एंटर कर जाए, तो हमें रेबीज की बीमारी हो जाएगी। रेबीज वायरस के द्वारा हम संक्रमित हो जाएंगे। फिर हमें पानी से डर लगेगा, हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगता है, और मरीज जो होता है वो पानी से दूर भागता है, और फिर अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना रहता है कि हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। पहले रेबीज का जो इंजेक्शन होता था वो 14 इंजेक्शन लगते थे पुराने समय में, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें वैक्सीन में इम्प्रूवमेंट हुआ कि इसको और कैसे कम किया जा सके, तो अब जाके 3 से 5 इंजेक्शन लगते हैं। ये आयु वर्ग और कितने बार आपके कुत्ते ने काट लिया है
उसके अनुसार लगता है। जैसे कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपने घर में बिल्ली पाली थी, और उसको कभी दूध पिलाना हो, कभी कुछ करना हो, कभी उस पर गलती से पैर पड़ जाए या उसकी पूंछ पे पैर पड़ जाए तो वो पलट के काट लेती थी। तो कई बार काट ली। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पहली बार जब काटा तो मैंने इंजेक्शन लगवाया, तो मुझे 5 इंजेक्शन लग गए। दूसरी बार भी काटा, तो क्योंकि रेबीज का जो इंजेक्शन का एक ड्यूरेशन होता है कि कितने महीनों तक ये एक्टिव रहता है, तो रेबीज का जो इंजेक्शन होता है ये 3 साल तक आपके, अगर आपको लग जाए तो ये 3 साल तक आपकी बॉडी में असर दिखाता रहेगा। ठीक है, अगर आपको 3 साल के अंदर फिर से कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रेबीज का इंजेक्शन पूरा जो उसका कोर्स है 3 या 5 का कोर्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसने उस तरीके से आपने उसको लगवाया है, तो फिर वो 3 साल तक आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। अगर 3 साल के अंदर फिर से अगर कुत्ता, बिल्ली या कुछ और जानवर काट ले, सांप को छोड़कर, ठीक है, तो आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 3 साल के बाद फिर काटता है तो फिर आपको क्या करना है, लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। और रेबीज के इंजेक्शन का कार्ड भी मिलता है। जब भी आप रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपको उसका एक कार्ड मिलेगा, उस पर डेट वेट लिखी रहती है। ठीक है, तो रेबीज का इंजेक्शन हो गया। अब कुछ ऐसे वायरस हैं जिसका अभी तक कोई भी वैक्सीन बना नहीं है, जैसे कि एड्स का वायरस। एड्स वायरस का नाम मैंने क्लास में पूछा था, आप लोग में से कई लोगों ने सही जवाब दिया है, जिसका नाम एड्स वायरस का नाम होता है HIV। लेकिन कुछ लोग उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। एड्स का नाम उन्होंने, एड्स वायरस का नाम एड्स का ही फुल फॉर्म लिख के भेज दिया। ठीक है, तो एड्स वायरस का नाम होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है कि इंसान के अंदर जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको कमजोर कर देता है, जिससे बाकी के भी जितनी बीमारियां हैं वो आसानी से हमको घेर लेती हैं। तो अभी तक एड्स के वायरस का इंजेक्शन नहीं बन चुका है, नहीं बना है। तो इससे भी क्या है, जानकारी ही बचाव इसमें रहती है। और अभी जो नॉर्मल हम लोग जो सामान्य स्थिति चल रही है, इसमें क्या है, हम लोग कोविड-19 वाले वायरस से जूझ रहे हैं, जो कि चाइना से फैला है। अब इसका भी अभी तक वैक्सीन नहीं बना है। लोग इसकी वैक्सीन, कई देश इसकी वैक्सीन युद्ध स्तर पर बनाने पे लगे हुए हैं। और जब तक वैक्सीन ना बने तब तक सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का बोला है, निवेदन किया है, रूल निकाला है। और ये भी रूल निकाला है कि लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो खुद को क्वारंटाइन करे, 14 दिन तक किसी से बोले नहीं, किसी से मिले नहीं, अपने को एक कमरे में बंद रखे, ताकि अगर उसको कोविड-19 का अगर संक्रमण हो तो, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण को परिलक्षित यानी कि दिखाई देने में मनुष्य के शरीर पे 7 से 10 दिन या 14 दिन का समय लगता है। इसलिए उसको 14 दिन तक क्या होता है, क्वारंटाइन में रखना है कि अगर इसको इन्फेक्शन होगा तो 14 दिन के अंदर इसको लक्षण आ जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो 14 दिन के बाद ये हमसे मिलजुल सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। और आप सभी को पता ही होगा, इतनी ढेर सारी सोशल मीडिया पे और लगातार न्यूज़ चैनल पे कोविड-19 से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो टीकाकरण पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन का जो भी फॉलो है, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी।